अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना घर। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हर प्रोग्राम में ये कोशिश होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम डिलीवर की जाए, आपको अवेयर किया जाए कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने प्रॉपर्टी लेना जा रहे हैं तो आपने किसी भी फ्रॉड या स्कैम से कैसे बचना है। अब आपको इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है आपके लिए। आपने देखा हमारे बाकी प्रोग्राम में, हमारे प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम हैं, हमने पाकिस्तान की मार्केट की बात की, कहीं कहीं हमने थोड़ी थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट की बात की, लेकिन प्रॉपरली उस पर आज हम बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड है, पाकिस्तान में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, अगर सिस्टम है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। हम इसका कंपैरिजन आज आपको करके बताएंगे और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अल्टीमेट मार्केटिंग के CEO अहमद मुर्तज़ा साहब। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, उनके तजुर्बे से आपको मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स किए, यहाँ पे छोड़ने की रीज़न क्या है और वहाँ पे क्या स्कोप आपको नज़र आया? रोज पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करा दूं कि मैं प्रोजेक्ट कर नहीं रहा। हम बेसिकली एक मार्केटिंग कंपनी है। तो पहले हम पाकिस्तान में ये मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे थे और अब जो है वो पिछले कुछ 1.5 साल से मैं दुबई की मार्केट भी कर रहा हूँ। आपने सर्विस दी, लेकिन आपको कुछ तो कमी पेशी नज़र आई ना, जो आपने ये फैसला किया कि अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ें हैं, इधर ये हैं, तो क्या आपको वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें? एक्चुअली कमी पेशी तो देखें हर जगह रहती है। तो बेसिकली ये कमी पेशी की वजह से मैंने ये फ़ैसला नहीं किया कि मैंने दुबई की मार्केट में जाना है। दुबई की मार्केट में एक अलग तरह की लर्निंग थी, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गया हूँ मैं और वहाँ से सीखा भी बहुत कुछ है। वो मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा एडवांस सिस्टम्स वहाँ पे चल रहे हैं और बड़ी मेरी कोशिश है कि वो सिस्टम जो है वो हम स्पेशली ये जो ब्रोकरेज सर्विसेज है रियल एस्टेट में, वो हम इधर लेके आएँ, वो पाकिस्तान में भी लेके आएँ। और दुबई को रोल मॉडल बनाना इसलिए ज़रूरी है। बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं दुबई का आपको बताऊं कि दुबई कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, वहाँ पे सिस्टम्स बनते नहीं हैं, वो सर्विसेज हायर करते हैं, वो दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स को स्टडी करते हैं और वो सिस्टम बाय कर लेते हैं और वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो सिस्टम वहाँ पे चल जाता है। तो हमें जो है वो दुबई को रोल मॉडल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि दिस इज़ अंडरस्टूड के जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है दैट इज़ ऑलरेडी बेस्ट। तो हम उसी को लेके आएँ और अपनी इस रियल एस्टेट ब्रोकरेज इंडस्ट्री को उस पैटर्न पे लेके चलें। लेकिन अगर सिस्टम की बात की जाए या अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रोड्स बना देते हैं, फ्लाईओवर बना देते हैं, लेकिन वहाँ के सिस्टम को आपको लगता है कि इस तरह यहाँ पे ये लोग अडॉप्ट कर पाएंगे या आप ये कोशिश में कामयाब हो सकते हैं? नहीं, एक्चुअली आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ समथिंग एल्स। नहीं, अगर फॉलो किया जाए कि अच्छा दुबई में इस तरह की मार्केट थी, अगर आप जैसे कि देखें कि वो जो CBD बन रहा है वो एक बिज़नेस हब बन रहा है और दुबई की तर्ज का ही सुनने में आ रहा है कि वो बन रहा है। अगर तर्ज की बिल्डिंग्स बन सकती हैं तो वहाँ की तरह का सिस्टम क्यों नहीं यहाँ पे फॉलो हुआ जा सकता? आप क्योंकि आप वहाँ पे ख़ुद भी हैं, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो क्या कहाँ पे आपको क्या लगता है कि फ्लॉज कहाँ पे हैं? ब्रोकरेज क्या है बेसिकली? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रोकरेज एक इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है रियल एस्टेट में कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, DHA एक बेस्ट इदारा है पाकिस्तान का, लेकिन DHA भी ब्रोकर्स के बगैर कोई भी चीज़ सेल नहीं करता। ब्रोकर्स की टीम चाहिए होती है, उनकी सर्विसेज चाहिए होती हैं और ब्रोकर्स ही होते हैं जो हर नई आने वाली प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह DHA के बाद जो छोटी बड़ी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ब्रोकर्स। तो ब्रोकरेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ ब्रोकरेज, कि ब्रोकरेज का भी एक प्रॉपर सिस्टम है। दिस इज़ अ फुल टाइम इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है बहुत सारी रिफॉर्म्स की, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि रियल एस्टेट ब्रोकर की जो रियलिटी है वो क्या है, मैंने पिछले आप समझ लें कि 12-13 साल से, मुझे भी याद नहीं है मैंने कितने ब्रोकर्स पैदा किए हैं मार्केट में। हम ब्रोकर कैसे बनाते हैं?
मेरे पास अगर कोई बंदा आया, उसने आके कोई प्लॉट ख़रीदा या किसी सोसाइटी की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उसकी फ़ाइल्स बेच रहे हैं, वो फ़ाइल लेने आया, मैंने उसे फ़ाइल दी और उसे साथ ही मैंने ऑफ़र दे दी कि अपने किसी कज़न को बेचोगे, अपने किसी दोस्त को बेचोगे, अपने किसी ऑफिस में बेचोगे ना, तो मैं तुम्हें जो है ना वो इतना कमीशन दे दूंगा, तुम्हारी महीने की ये जो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स है ना, ये पे हो जाएंगी एक फ़ाइल बेचने पे। तो मैंने तो उसको ब्रोकर बना दिया, वो भी शुरू हो गया कि यार ये कौन सा बिज़नेस है, करना कुछ नहीं है, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, सीखना सिखाना कुछ नहीं है, जस्ट जाना है और ये थोड़ा जो चीज़ें भाई ने बताई हैं कुछ 4 अपने पास से जोड़ूंगा, जोड़ के तो इस फाइल को मैंने बस बेचना है। बेचना तो नहीं है, खैर मैं तो कहूँगा कि चेपना है, जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो देनी और मैंने आना और आके मैंने अपना कमीशन ले लेना है। मुझे नहीं पता इस फाइल के पीछे क्या है, ये कौन सी सोसाइटी है, ये कौन सा डेवलपर है, ये कल को डिलीवरी है नहीं है, ये तो हम सोचते ही नहीं हैं। ये तो नॉन प्रोफेशनलिज्म एक हो गया ना, जो प्रोफेशनल्स हैं जो उनका भी नाम ख़राब किया जा रहा है। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि गलती हमारी भी है कि अगर कोई हमारे पास फ़ाइल लेने आता है, हम उसे ऑफ़र करते हैं और वो काम पे लग जाता है, वो नहीं देखता कि इसकी अच्छाई बुराई क्या है? यही तो बताना चाह रहा हूँ। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं आता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि ब्रोकर बनते कैसे हैं। हमारे यहाँ या तो ये एक मॉडल मैंने आपको बता दिया कि किसी बंदे ने अगर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की, उसके साथ हमारी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हुई, हमने उसे ब्रोकरेज ऑफ़र कर दी कि चल भाई निकल पाए, काम ते लग जा, तू भी फाइलें बेच ते कमा। अच्छा, उससे एक नुकसान ये होता है कि वो बेचारा जिस जॉब पे होता है, एक तो उस पर उसका फोकस नहीं रहता, वो इस दिहाड़ी सिस्टम पे लग जाता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि इससे ना जो आपका सिस्टम है, ब्रोकरेज का जो बिज़नेस है, इसकी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि आप प्रोफेशनल लोगों को आने दे ही नहीं रहे। जिसका ये कोर बिज़नेस है या जो इसको अपना कोर बिज़नेस बना के करना चाहता है, आप उसको आगे नहीं आने दे रहे। आप ऐसे ही मार्केट में जो है ना वो वॉक इन ब्रोकर्स पैदा करते जा रहे हैं। दूसरी तरह के ब्रोकर्स जो होते हैं, वो आपके पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने सुना था, आपने कहा था जिहदे कोल कोई काम नहीं, उन्होंने कहते ने चल जा प्रॉपर्टी का काम करके वेख लै। समझ रही हैं आप बात को? तो एक तो ये भी सिस्टम है। अब यहीं से अगर मैं थोड़ा सा आपको दुबई की मार्केट का कंपैरिजन दूं, तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि फ्रीलांसर ब्रोकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, वहाँ पे फ्रीलांसर एजेंसी भी कोई नहीं होती। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 80% से ज़्यादा ये ब्रोकरेज, रियल एस्टेट ब्रोकरेज एजेंसीज़ हैं जो FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो जस्ट अपना XYZ नाम रखते हैं, XYZ रियल एस्टेट, और दफ्तर लिता, बोर्ड लाया, काम शुरू। ठीक है। अब पीछे इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्लॉट ख़रीदते हुए, प्लॉट लेते हुए, देते हुए। एक तो चलें ये फ़ाइल सिस्टम है प्राइवेट सोसाइटीज़ का, इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। इन्होंने काफ़ी बेहतरी लेके आए हैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बेसिक जो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हम रजिस्ट्री इंतकाल बोलते हैं, हमारे 80-90% ब्रोकर्स को रजिस्ट्री पढ़नी नहीं आती। उनको फ़र्द निकलवा के देने, वो समझ नहीं सकते कि ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा क्या हुआ है, ये कितने एकड़ हैं, कितने मरले हैं, क्या कनाल है, ये कहाँ पे है, क्या ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये है लैक ऑफ ट्रेनिंग, हमें पता ही नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट्स पढ़ने नहीं आते। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी एजेंसी रजिस्टर करानी है। एजेंसी रजिस्टर कराने के लिए आप जाएंगे दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एजेंसी रजिस्टर हुई है, अभी आप एजेंट नहीं बने, अभी आपको प्रैक्टिसेस अलाउ नहीं की उन्होंने। उसके बाद आप आते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आपने रीरा का एग्ज़ाम देना होता है। रीरा क्या है? रीरा बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ की, जो शेख मोहम्मद ने 1960s में कहीं पे बनाई थी, और वो सिर्फ इसी वजह से बनाई थी कि उन्होंने इस सिस्टम को कंट्रोल करना। और रीरा खाली दुबई में नहीं होता, मैं आपको बताऊँ, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, मैं पोर्चुगाल में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वहाँ भी है, और डेफिनेटली यूके में भी होगी। तो जहाँ पे जो रियल एस्टेट की अच्छी मार्केट्स हैं, वहाँ पे ये रीरा जो है ये होती है। अच्छा, अब वहाँ से क्या होगा कि आप अपने आप को सर्टिफाइड ब्रोकर बनाने के लिए आप पहले तो वो एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद, अच्छा एग्ज़ाम भी जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें मैं कंपनी का ऑनर नहीं हूँ, मैंने जस्ट एज एन एजेंट ज्वाइन करनी है वो कंपनी, तो मेरे पास उस कंपनी का वीज़ा होना चाहिए, मेरे वीज़े के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा हो, देन जाके मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और एग्ज़ाम देने के बाद मैं उसी कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ अपने ब्रोकर कार्ड के साथ। लेट्स से मैंने उस कंपनी के प्लेटफॉर्म से
कोई डील अपनी क्लोज़ की और मैं कहता हूँ कि अच्छा यार थोड़ी सी डंडी मारूँ, इधर से निकल के किसी और एजेंसी के थ्रू जाके जो है वो इसको मैच्योर कर लूँ इस डील को, तो नहीं हो सकता। आपको उसी के थ्रू जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जब एडवर्टाइजमेंट उसकी आपने की थी, आपने उसका ऐड लगाया था, जब वो उसकी लिस्टिंग की थी आपने, तो आपने उस वक्त अपना ब्रोकर कार्ड नंबर भी दिया था और आपने उस एजेंसी का ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया था, रीरा कार्ड नंबर भी दिया था। चेक एंड बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। आप वहाँ पे बेसिकली दुबई में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली वो है जो आपने डेवलपर से लेनी है। तो डेवलपर से प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको डेवलपर के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। आप जब जाते हैं अपना को क्लाइंट लेके जाते हैं डेवलपर के पास, तो डेवलपर आपसे पूछता है किस एजेंसी से आए हैं, किस कंपनी से आए हैं, तो वहीं पे आप रजिस्टर हो जाते हैं। जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी है उसको आपने लिस्टिंग करनी होती है। वहाँ पे 2-3 मेन प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 पे प्रॉपर्टी फाइंडर है, नंबर 2 पे डुबिज़ल है और बयूत है। ये 3 जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारा यहाँ पे ज़मीन.com है। आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी इस पे डुबिज़ल पे, बयूत पे अगर लगानी है, एडवर्टीज़मेंट उसकी करनी है, तो आप उससे सबसे पहले क्या होगा कि आप वो उसकी पिक्चर्स, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आप जो है ना वो उस पर अपलोड करेंगे। जब आप अपलोड करते हैं उसके बाद आपको बल्कि इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, चीज़ें बीच में मिस कर रहा हूं। ये जो रीरा है, रीरा के ही अंडर एक और अथॉरिटी आती है, तरखीसी। आपने सबसे पहले तरखीसी से परमिट लेना होता है, एक परमिट नंबर जनरेट करना होता है कि मैं फ़लाने एरिया की इस टावर की प्रॉपर्टी की एडवर्टीज़मेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक नंबर जनरेट करके दें। एक परमिट लेना होता है, उसकी एक फ़ीस होती है। वहाँ से परमिट नंबर जनरेट होता है। अलॉन्ग विद दैट परमिट नंबर आप प्रॉपर्टी की पिक्चर्स और वो सारी डिटेल्स लेके डुबिज़ल पे अपलोड करते हैं। डुबिज़ल उस सारी चीज़ को वेरीफाई करता है, देन दुबई लैंड डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए भेजता है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक SMS भेजता है उस प्रॉपर्टी के ऑनर को, क्योंकि आपने जब वो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं और आपने बताना होता है कि मेरा और सेलर का एक एग्रीमेंट हो गया है जिस पे वो मुझे अलाउ कर रहा है कि जी मैं उसकी इस प्रॉपर्टी को एडवर्टीज़ कर सकता हूँ। उसने मुझे अलाउ किया है। हम वो जो उसकी वो कॉपी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको कभी मौका मिला तो। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एजेंट और सेलर, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक SMS भेजता है प्रॉपर्टी ओनर को कि आपने इस ब्रोकर को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए दी है, आपने इसको अलाउ किया है कि ये आपकी प्रॉपर्टी की एडवर्टीज़मेंट कर सकता है। उस SMS के ऊपर उसने एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, उसने कंफर्म करना होता है कि यस मैंने इस ब्रोकर को अलाउ किया है, ये बेचेगा मेरी प्रॉपर्टी। अब आप ये देखें कि वो कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया ना। कल को जब वो प्रॉपर्टी बिक रही होगी तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट को पता है कि किस ब्रोकर ने इसकी अप्रूवल ली हुई है, ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए कौन सा जो ब्रोकर है वो एलिजिबल है, किसको अलाउ किया हुआ है। अब क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो जो सेलर है वो कल को उसको कोई और अच्छी ऑफ़र आ जाती है, वो उस ब्रोकर को छोड़ के किसी और ब्रोकर के थ्रू अगर दुबई लैंड डिपार्टमेंट में जाएगा वो बेच नहीं सकता। क्यों? वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उस पे काम करने के लिए वो ब्रोकर जो है वो अलाउड ही नहीं है। उसके साथ तो उसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट तो किसी दूसरे ब्रोकर के साथ है। तो ये बेसिकली जो इतनी लंबी मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये एक सिस्टम है। हमारा यहाँ पे क्या सिस्टम है, मैं कहता हूँ जी चलें, ये तो बहुत एडवांस चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम थोड़ा ज़रा लो लेवल पे बैठ के देख लेते हैं कि हमारा ब्रोकर किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, किसी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, उसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए उसकी क्या एफ़र्ट्स हैं, उसकी बिज़नेस एथिक्स क्या कहती हैं, वो कितना उसके ऊपर काम करता है, कितनी एफ़र्ट्स करता है अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर आया, उसने आगे कहा कि जी ए सर प्रॉपर्टी है, ए मैं इन्ना रकबा ले लिया, ए उत्ते सोसाइटी कट्टन लगी है, ए मेरी सोसाइटी का ना है, ए पेमेंट प्लान है। ब्रोकर कहता है मैनू की मिलेगा। वो कहता है 12 लाख रुपए का प्लॉट है तो 2,20,000 रुपये डाउन पेमेंट है, 2,20,000 तुसी फड़ना है और 2,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ 1,20,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।
अब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर बेसिकली देखता है कि अच्छा जी 1,20,000 ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਓਕੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾरोबार है, चलो करने जाने हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना। ब्रोकर इस चीज़ से बिल्कुल आउट हो जाता है, वो ये देखता ही नहीं है कि यार ये कौन है, ये डेवलपर कौन है, ये जिसने अपनी सोसाइटी लॉन्च कर दी है, कल को देवेगा भी कि नहीं देवेगा, कितनी इसके पास लैंड है, क्या करने जा रहा है, ये क्या इसकी हिस्ट्री है, इससे पहले ये कितने प्रोजेक्ट्स कर चुका है। वो किसी इस तरह की जो है ना वो वेरिफिकेशन में नहीं जाता, वो बस लग जाता है अपने काम के ऊपर कि मेरा काम है बेचना, मैं बेचता जाऊँगा। अहमद साहब ने बात की रीरा सर्टिफिकेशन की। अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो यकीन करें कि हम रिश्वत दे के उसका टेस्ट भी खुद नहीं देंगे, हम वैसे ही पास हो जाएंगे और काम हम ऐसे ही करेंगे। और दूसरा इन्होंने बात की वहाँ पे दुबई लैंड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस है कि ऑनर तक को एक टेक्स्ट भी जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए हमें LDA ही मिलता है और वहाँ पर भी अगर हम जाते हैं तो हमें ये लोगों से सुनने को मिलता है कि LDA वाले बोलते हैं कि आप पैसे दें हमें, हम आपका सुबह ही काम करते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मज़ीद अहमद साहब से जानते हैं। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पे हर कदम पे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर पे एक नई सोसाइटी लॉन्च हो जाती है, उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस ऐसा लगता है कि किसी की ज़मीन पड़ी थी, उसको ऐसा लगा कि अच्छा मुझे सोसाइटी बनानी चाहिए, और वो बनती भी है, बिकती भी है, पर डिलीवर नहीं हो पाती। तो सोसाइटी बनती कैसे है? अरूज, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा हमारा जो इंटरव्यू है ना वो ज़रा चला गया क्रिटिसिज्म की तरफ। तो क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, आई एग्री, बट फिर भी मैं थोड़ी सी एडवांस में जो है ना वो माजरत कर लेता हूँ अपने ब्रोकर दोस्तों से, और प्लस डेवलपर्स भी जो हैं। देखिए सब डेवलपर्स एक जैसे नहीं हैं, सब ब्रोकर भी एक जैसे नहीं हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं। मतलब लाहौर में इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी सोसाइटीज़ बिकी हैं, वो कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है तो वो बिकी है ना। अच्छा, अब आप बात कर रही थी कि जी कदम कदम के ऊपर सोसाइटी, तो मैं आपको बताता हूँ सोसाइटी बनती कैसे। सोसाइटी बनती ऐसी है, सबसे पहले आपने देखना है कि किस साइज़ की सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अगर तो आपने 500 से 1000 प्लॉट बेचने हैं ना, तो उस सोसाइटी को बेचने के लिए आपको चाहिए हैं 4 अदद प्लास्टिक की चेयर्स और एक उसके साथ टेबल। तो जिस जगह पे आप वो सोसाइटी शुरू करना चाहते हैं ना, आप वहाँ पे रखें, गाहक आने शुरू हो जाएंगे आप पे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गाहक खुद ही आना शुरू हो जाएंगे? अवाम के पास इतना पैसा है, लोगों को पता है ना कि 4 कुर्सियाँ जड़े रख के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, आओ इन्हों को लइए। वेरिफिकेशन तो होनी नहीं किसी चीज़ की, डॉक्यूमेंट तो कोई ना समझाता है ना कोई समझता है, ठीक हो गया। इसी तरह उससे अगर थोड़ी बड़े साइज़ की सोसाइटी बेचनी है आपने, लाइक कोई 2000 प्लॉट या 3000 प्लॉट, 5000 प्लॉट कर लें, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक मुनासिब सा दफ्तर बना लें, ऑफिस बना लें वहाँ पे उसी लैंड पे, और उस इलाके में थोड़ी सी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। रोकेगा कोई नहीं आपको, मतलब आपके स्टीमर्स भी लगे रहेंगे, उतारेगा भी कोई नहीं, हफ्ता 10 दिन चलेंगे। और साथ में आपने कोई 8 से 10 अच्छे ब्रोकर वो होने चाहिए आपके ग्रुप में, तो आपका 2-3 हज़ार प्लॉट वो भी बिक जाएगा। और अगर किसी ने 2-3 हज़ार से ज़्यादा बेचना हो तो फिर टीवी पे ऐड चला ले। हाँ, टीवी पे ऐड चला ले, अच्छी सी मॉडल ले ले, कोई 2-4 अच्छी बड़ी गाड़ियाँ रेंट पे ले ले, ताकि लगे कि बहुत बड़ा डेवलपर है। अगे पिछे ये डाले फिरदे ने, क्रूज़र है ये कोल। अच्छा, रेंट भी चलता है? हाँ, ये मैं आपके सामने एक मतलब जो है ना वो रियल एग्जांपल बैठा हुआ हूँ। मैंने एक उसको डेवलपर मैं क्यों कहूँ, क्योंकि वो डेवलपर था ही नहीं, वो फ्रॉडिया सी। तो वो ऐसे ही आता होता था मेरे ऑफिस में रेंट की गाड़ी लेके। तो मैंने देखना, अच्छा यार गड्डी गुड्डी अच्छी है, कोल फ़ोन शोन ने आईफोन रखे है, तो अच्छा लग रहा है बंदा ना। तो उसने आके कहा सर मेरा प्रोजेक्ट बेचो, मेरी सोसाइटी बेचो, मेरे को एने एकड़ में लै ले हुए ने, एने का मैं बयाना कर दिता होया है, अगे पिछे बड़ी लैंड हैगी अपने कोल, खुलते जावांगे, काम करो तुसी। तो खैर वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बचानी थी, तो वो प्रोजेक्ट हमने किया तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कदम डाल लिया था। तो जब वो कदम हमने रखा ना उसमें, तो हमें पता चल गया कि ए गड्डियाँ भी रेंट दियाँ ने, तो बंदे का अपना घर भी जड़ा डेवलपर का वो भी रेंट दा है। तो वो बड़ा खैर
एक उसमें भी क्या पता उसने सेल आउट करके तो वो गाड़ी भी वही खरीदी हो, घर भी वही, क्योंकि जब इंसान कुछ अच्छा और बड़ा सोचे तो ही ऐसा होता है ना। उसने पहले ऐसा कर लिया कि मैं बेच के ये चीज़ें ले लूँगा। एक्चुअली मसला ये हुआ कि वो नौबत आ गई ना, रिकवरी तक मामला पहुंच गया ना, तो जब वो रिकवरी तक मामला पहुंचा तो पता चला कि उसका उस प्रोजेक्ट में भी अपना कुछ नहीं था और उसके पास अपना भी कुछ नहीं था, वो बस कल्ला बंदा ही था और उसको कहानी सुनानी आती थी, हमने वो सुनी और हम आ गए, क्योंकि ट्रेंड था, वेरिफिकेशन है कोई नहीं, ये सोचना कोई नहीं कि किसको कोई छत मिलेगी, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, हम तो लगे हुए थे दे मार 4.5। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रियल एस्टेट में कैसे आए? एक हादसा था। अच्छा, बात ये फिर वही आ गई जैसे कि हमने शुरुआत की थी कि ब्रोकरेज जो सिस्टम बात कर रहे थे कि ब्रोकर बनता कैसे है, हादसाती तौर पे आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा ही पेश आया? जी 2014 में हादसा ही हुआ है। एक्चुअली मेरे एक बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन टेक्सटाइलियन हूँ, 2002 से टेक्सटाइल से वाबस्ता हूँ और टेक्सटाइल से ही एक दो दोस्तों ने टेक्सटाइल की फील्ड को छोड़ के तो रियल एस्टेट ज्वाइन की और उनको जब ग्रो करते देखा बड़ा अच्छा लगा, उनके पास जाके बैठते भी थे, देखते भी थे कि कैसा उनके मामला चल रहे हैं। इसी दौरान एक मेरे ओवरसीज़ फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे वहाँ से सऊदी अरब से ना उन्होंने मुझे भेजा कि जी मेरे लिए ना एक ये इस तरह करके नई लॉन्चिंग आई है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूँगा उसका, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट। डिलीवर हो गया? ये तो आपने मतलब आखिरी जो सवाल था वो पहले पूछ लिया। अभी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर नहीं होते। मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो मैंने मतलब मैं ब्रोकर कैसे बना, पहले ये समझ लें, इस रियलिटी पे आते हैं ना तो फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो वो हुआ ये कि उसने मुझे पेमेंट भेजी, मैंने वो पेमेंट ले जा के तो वो जो मेरे दोस्त थे उनकी टेबल पे रखी कि यार ये एक 10 मरला की फ़ाइल इस नाम पे इशू कर दो। उसने मुझे 10 मरला की फ़ाइल दी, उसने कहा ये इसमें डिटेल्स वगैरह डालो, इसकी नॉमिनी लगाओ और ये एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करो, और साथ में मैंने जो उसको पेमेंट दी उस पेमेंट में से उसने 1,75,000 रुपये मुझे दे दिया। मैंने कहा ये क्या? कहता है तेरा कमीशन। मैं क्या है इस तरह का कमीशन होंगे टैक्स ए रियल एस्टेट दे विच? कहता हाँ। मैं क्या अच्छा, मैं पूरा महीना लाना वा अपने ऑफिस दे विच, सवेरे 9 to 5, 5 से 6, 7 चलता है, सारा दिन लगाता हूँ और पूरा महीना लगता है, तो महीने का मिलता है 75,000। ए मैं पेमेंट लैके आया तेनू दी है, तू मैनू एक फॉर्म देता है 1,75,000। तो वो कह लें कि एंट्री भी हो गई रियल एस्टेट में, दिहाड़ी भी लग गई। हम बेसिकली एक ये बड़ा मतलब अजीब सा वर्ड है जो मैं हमेशा इसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, और चूँकि हमारे 90% ब्रोकर्स जो है ना वो बेसिकली यही टर्म यूज़ करते हैं, वो आते ही फील्ड में इसलिए आते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये जो दिहाड़ी है ना, ये है वो टर्म, वो वर्ड जिसने रियल एस्टेट ब्रोकरेज को सस्टेनेबल मॉडल आने ही नहीं दिया इसमें, इस फील्ड में, कि एक अच्छा एक सेटअप बनता, बड़ी कंपनीज बनती, कोई 50-50, 100 उसमें एजेंट्स होते, उनके मुलाजमीन होते, एक बड़ा सेटअप बनता, बड़ी इंडस्ट्री बनती। वो बन नहीं सका सिर्फ इस वजह से। आपने सवाल पूछा कि वो 2014 में जो आपने पहली फ़ाइल बेची थी, तो आज 2024 में वो डिलीवर हो गई है? तो नहीं हुई जी। जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो डिलीवर नहीं हो पाती, नहीं हुई। और मैं अभी भी पछताता हूँ और मैं फ़ील करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने तब थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर ली होती। अच्छा, वैसे शायद मैं वेरिफिकेशन कर भी लेता, मैं उसके पीछे सारी उसकी हिस्ट्री में भी चला जाता। वो प्रोजेक्ट ही कुछ इस स्पीड से चल रहा था कि उस वक्त यही लग रहा था कि ये डिलीवरेबल है। देखिए, एक बंदे ने पूरी डाउन पेमेंट मतलब लमसम उसने अगर पेमेंट वहाँ से बाहर से बैठ के अगर भेजी तो उसका भी कोई ना कोई कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन मैं ब्रोकर था नहीं, और अगर मैं ब्रोकर होता तो शायद मैं तब भी कोई एफर्ट ना करता। मैं उसके पीछे उसकी हिस्ट्री में उसको वेरीफाई करने कि यार ये क्या होगा, ये डिलीवर होने वाली चीज़ है नहीं है, तो मैं तब भी शायद ना करता। क्योंकि अब आज के दिन में बैठ के नहीं हम करते ये चीज़, हम पूरी पूरी सोसाइटी बेच देते हैं। हमने आज तक कभी जाके कोई वेरिफिकेशन नहीं की कि यार इसको देख ही लें, इस डेवलपर की हिस्ट्री को ही समझ लें, क्या इसने पास में कभी कोई अच्छा काम किया है।
नहीं, अब जिस तरह के डेवलपर्स आ रहे हैं या जिस तरह के लोग इसमें आ रहे हैं, वो उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उनके पास सिर्फ ज़मीन है और उन्होंने बेचनी है क्योंकि उन्हें पता है रियल एस्टेट पे बूम भी आता है। अभी तो खैर डिप में चल रही है, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। लोग अब इसको सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से जो है, किसी के पास अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो उसने बस कहना चलो जी बेचो। तो ये ट्रेंड कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम? आप बहुत अच्छी एक हमें इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं। आपकी कोशिश है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सिस्टम है, पाकिस्तान में भी वैसा आए, लेकिन आपको लगता है कि आपकी अकेले कोशिश करने की से कुछ हो पाएगा? नहीं, एक्चुअली एक तो मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, दूसरा मुझे ये इंटरव्यू दे के आपसे मुझे लग रहा है कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मैं अपने वो दिल का बोझ है जो हल्का कर रहा हूँ और इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ। तो इसमें हाँ, मैंने चूँकि देखा है, मैं आपको पता होगा कि आपका मेरा रिलेशनशिप भी काफ़ी पुराना है और रियल एस्टेट से ही बना था। अब बिल्कुल, बल्कि मेरे तो ये उस्ताद भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रियल एस्टेट में मुझे जितनी भी नो हाउ है वो इन्हीं की बदौलत है, और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप लोग भी इनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू जो है वो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो जितनी आवाम सुनेगी उनको एटलीस्ट पता चलेगा कि ये डीलर कैसे बन जाते हैं, ये सोसाइटी कैसे बन जाती है, फाइल सिस्टम क्या है, प्लॉट सिस्टम क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, मेरा तो ये यकीन है कि इन्फॉर्मेटिव है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है? रूज, आपको पता है, आपने एक दो दफ़ा पहले भी मुझे कहा कि मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ और उसको टीवी पे ऑन एयर भी करेंगे, उससे फ़ायदा भी होगा। तो मैं आपको हमेशा इनकार करता रहा हूँ। तो अब अगर मैं एग्री कर गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो वो इस वजह से किया हूँ कि मैंने आपके 2-3 इंटरव्यू देखे हैं जो आपने रियल्टर्स की किए हैं। एक उसमें आपने असद मिर्ज़ा का किया और दूसरा मियाँ तल्ला साहब का किया, तीसरा इम्तियाज़ रफ़ी साहब का किया। तो मैंने भी वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की है कि यार जो मसाइल मैं देख रहा हूँ ये बाकी लोग भी देख रहे हैं। वो अलग बात है कि चूँकि मियाँ साहब या असद भाई ये लोग पोजीशन होल्डर हैं, इन्होंने ज़ाहिर है साथ साथ थोड़ी सी अपनी वो एक एसोसिएशन भी चलानी है, तो वो उतना बोल्ड नहीं बोल सकते जिस तरह खुल के मैं बातें कर रहा हूँ, जिस तरह खुल के मैं अपनी इस ब्रोकरेज जो प्रैक्टिसेस हैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये है कि हमें पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे भी आपने कहा कि जी सिस्टम भी आ जाएगा, सिस्टम लग भी जाएगा, लेकिन हमने फिर जाके जो है वो कहीं पे पैसे दे देने हैं, रिश्वतें देनी है, कुछ करना है, तो वो लोग वो कौन करता है? वो सिस्टम नहीं आपको कहता, वो बेसिकली सिस्टम को बाईपास करने का एक कहने का तरीका होता है। तो सबसे पहले तो जो रियल एस्टेट ब्रोकर है, जो एजेंट है, डीलर है, रियल्टर है, इसको कुछ भी कह लें, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, उन्हें ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की, एक अच्छा सिस्टम फॉलो करने की। ये सिस्टम किसी एक छोटे स्केल से शुरू होगा, बनना शुरू होगा, तब जाके हम जो ये बड़ी अथॉरिटीज़ की हम बात करते हैं या हम बॉडीज़ बनाने की बात करते हैं, ये तब जाके बनेंगी। अभी पहले हम तो इस दिहाड़ी सिस्टम में से निकलें। इतने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं क्लाइंट्स को कि वो बेचारा अपना जो है ना वो सारा कुछ बेच बूझ के ला के दे देता है कि अच्छा एडी वड्डी दिहाड़ी। अच्छा, वैसे मौजे जो मैंने सुनने में आए हैं वो इसी में आए हैं रियल एस्टेट में कि अच्छा ये बंदा बाइक पे आता था, इसकी बाइक तो बिल्कुल अगर वर्ड यूज़ किया जाए फटीचर सी थी और वो अब गाड़ियों पे घूम रहा है। तो ऐसा बूम तो रियल एस्टेट में ही आता है, ये कैसे हो जाता है? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना बेसिकली क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ हाथ बदल रही होती हैं। मेरे पास अगर कोई चीज़ पड़ी और मुझे पता है कि ये एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है या कुछ है, तो वो सबसे पहले तो उसको मैं रोक लेता हूँ ना अपने पास। अब मैं उसके ऊपर सोचता हूँ कि मैं ये कितने में छोड़ूंगा, और जो आगे लेने वाला है वो भी एंड यूज़र नहीं है, वो कस्टमर नहीं है, वो भी मेरा कोई ब्रोकर भाई है, डीलर भाई है। वो कहेगा अच्छा उन्हें मैनू दे दो, तो मैं वो कह लें कि 1 करोड़ रुपये का लिया तो मैं कहता हूँ चल 1.10 तैन देता। अब वो 1.10 में लेके उसके बाद अगला हाथ आता है, वो कहता है कि जी अब मैं 1.20 में बेचूंगा। 1.20 वाला 1.50 पे लेके जाता है। अच्छा, ये एक ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ। इस तरह की मार्केट में ना कोई नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं।
तो क्या है कि ये है वो जो हम कहते हैं ना रातों रात तेल निकल आया, वो ये है, वो तेल ये है कि हाथ बदल रहे होते हैं, प्राइस बदल रही होती है। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दिन रात रियल एस्टेट में मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन उनकी कुछ सेल नहीं हो पाती। तो क्या वो इस तरह की फ्रॉडियाँ नहीं लगाते, सीधा सीधा काम कर रहे हैं? उनको भी तो थोड़ा सा आप कोई ट्रिक्स वगैरह बताएं सेल करने की। वैसे कम है ऐसे लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल होंगे, मेहनती लोग होंगे। मैं तो देखो जिस दिन से मैंने ऑफिशियली अपनी ये कंपनी रियल एस्टेट मार्केटिंग की जो है वो बनाई है, तो मैंने तो अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं ना उनको बड़ा मतलब इनकरेज किया कि यार आप लोग आएँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब रियल एस्टेट फील्ड है क्या है। हमारे तो यहाँ पे ये नहीं पता कि मतलब रियल एस्टेट में कितनी तरह के बायर्स हैं, प्रोडक्ट्स कितनी किस्म की हैं। कितनी किस्म की हैं? मेरा ये ख्याल है 4 से 5 किस्म की। मिसाल के तौर पे एक है लग्जरी, उसका बायर ही और है, वो चीज़ ही और है। वो लग्जरी क्या होती है? DHA में 2 कनाल का घर, 4 कनाल का घर, 8 कनाल का घर। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको उसको डिफरेंट बनाना होता है, या जो भी बंदा बनाता है उसको मार्केट में ऑफ़र करता है, उसका कस्टमर आता है वो उसको सिर्फ पसंद करता है, उसको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी उससे भी शायद हो सकता है अच्छे घर में रह रहा है, वो शौक है। ठीक है, ये और क्लास है, ये वो रियल एस्टेट नहीं है जिसकी हम बातें कर रहे हैं जिसमें फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो जाता है। इसमें तो दिहाड़ी लगती है। जो उसके बाद आ जाती है फिर एक वो क्लास है जो ऑलरेडी घरों में रह रहे हैं, एक एक 2-2 घर उनके ऑलरेडी हैं, लेकिन अब आगे उनके पास सेविंग्स ऐसी हैं कि वो कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ सेविंग जो है वो प्लॉट की शक्ल में एसेट बना लो। अब ये भी वो बंदा है जो आप कह लें कि आपको इतना टफ टाइम नहीं देता, वो चीज़ों को समझता है। देखो, जिसने अपना घर बना लिया, इट मीन्स कि उसका कोई कारोबार चल रहा है, वो उसकी कोई जॉब चल रही है, तो वो समझ बूझ रखता है, तो उसने इतना पैसा कमाया और वो अब आ गया कि जी मुझे DHA में या बैरिया में या लेक सिटी में कोई घर या प्लॉट ले दो, तो वो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर उसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक क्लास आ जाती है जो 5 मरला में रह रही है। अब वो 5 मरला का घर बेचेगा, प्लस उसने कुछ सेविंग कर ली है कुछ सालों में, और वो कहता है कि जी 5 मरला से निकलूंगा 10 मरला में चला जाऊंगा। ये हम इसको एंड यूज़र कहते हैं। मतलब उतना जो है वो ये पिसा हुआ नहीं है, लेकिन अगेन नीड बेस चल रहा है। एक वो कस्टमर है, एक वो यूज़र है जो अभी अपने घर में पहुंचा ही नहीं है, किराए के घर में रह रहा है। ठीक है, बेसिकली तो मैं कहता हूँ हमारी सर्विसेज का जो पर्पज़ है वो ये होना चाहिए कि उसको अवेयरनेस देनी है कि भाई तू अपने घर किमें पहुंचना है, उससे उसकी छत कैसे मिलनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं लोगों से लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट्स करवा के देते हैं सोसाइटीज़ को। सोसाइटीज़ क्या करती हैं उनके साथ वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन वो जो 4 लाख 2 लाख उन्होंने अपनी कह लें कि ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, और वो किसी उम्मीद की बेस के ऊपर वो हमें दे देते हैं और आगे लगा देते हैं। बेसिकली तो वो है ख़राबी। अच्छा, अगर बात की जाए अपार्टमेंट बिल्डिंग की, जैसे कि वर्टिकल में आ गए, आप इसको कैसे देखते हैं कि लोगों को इस तरफ जाना चाहिए? बेसिकली तो देखें पाकिस्तान में ना एक कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट को ना लोग समझते हैं ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं आप करके दे सकते। आपने 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर अगर हाई राइज़ कोई 10 मंजिला खड़ी कर दी है ना, तो आप मेरा ख्याल है वो 10 में से शायद किसी एक को तो रजिस्ट्री करके दे दें, लेकिन 10 को नहीं करके दे सकते। वो आपको मतलब एक जो वहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी लेने वाला है या जो आपका इन्वेस्टर है ना, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि यार मतलब मैं कल को मतलब इसको लिक्विडेट करना हो, इसको बेचना हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप टोटली अपना जो है ना वो आ जाते हो डेवलपर के रहमो करम पे। तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने शायद आपके इंटरव्यू में देखा था, आपने सवाल पूछा था कि जी अगर खुदा ना खास्ता ये बिल्डिंग को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो कहाँ जाएगा। मतलब एक को तो चले आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन या सबसे नीचे वाले को तो ज़मीन की करके दी होगी, ये ऊपर की मंजिलों पे जो होंगे वो उनके साथ क्या होगा। तो वो आपका सवाल जेन्युइन था, वो उसका मेरे ख्याल में कोई उसका
सोल्यूशन नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच हो जाए, उस बिल्डिंग को कुछ हो जाए, तो उस केस में वो बंदा इनसिक्योर है। क्योंकि अगर हम 5 मरले वाले की बात करते हैं तो अगर उसको किसी अच्छी जगह पर जाना है तो अब यही वो सोचेगा कि अच्छा किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो भी एक मजाक नहीं है। उसने किस तरह से वो एक अपार्टमेंट तक जाने का सफ़र तय किया, तो हमें ये भी सोचना चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि जिस तरह आप इस सिस्टम में एंटर हुए, ओवरसीज़ की आपने बात की कि उनकी पेमेंट थी, आपने आगे जाकर डिलीवर की। अब ओवरसीज़ की बात कर लेते हैं, वो तो फ्रॉड में आ गए क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ। अब बाकी जो ओवरसीज़ हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह फ्रॉड से बचें? देखें, अगेन थोड़ा सा सिस्टम में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया कि एडवर्टीज़मेंट का भी एक ना तरीक़ाकार है, उसकी एक वेरिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे अगर एक सेलर मेरे थ्रू कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से उसको एडवर्टीज़ किया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म मुझे एक्सक्लूसिव करता है वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो इट मीन्स कि वो सारे प्रोसेस में से गुजर के, वो सारी वेरिफिकेशंस में से गुजर के मैंने वो ऐड लगाया है, वो लिस्टिंग की है। तो अब जब ये वाली फीलिंग आप किसी ओवरसीज़ को दोगे, वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि यार ये जो ऐड लगा हुआ है ये ऑथेंटिक है, इसके पीछे जो ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, कल को मेरे साथ ऊंच नीच होगी तो मेरी सुनवाई है। अभी आपके पास, मैंने आपको बताया 80-90% लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो जस्ट एक नाम। और यहाँ पे सिर्फ उसकी सुनवाई है जिसके पास पैसा है और जिसने पैसा लगा के अपना काम करवाना, उसी ने करवाना है। खैर ये तो एक देखे ना, ये तो एक जनरल आपका सिस्टम का लैक है। हम अगर रियल एस्टेट ब्रोकरेज की बात करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली क्या है कि कुछ ऑथेंटिक ब्रोकर्स हैं, कुछ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमें बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को ये पता हो कि यार यहाँ से जो प्रोडक्ट लेंगे उसकी ऑनरशिप भी पूरी है, ये ब्रोकर अपनी प्रोडक्ट को ऑन करता है, मुझे कल को कोई मसला आएगा तो मुझे ये प्रोटेक्ट करेगा, मेरे या केस लड़ेगा। अभी वो मियाँ साहब वाले इंटरव्यू में नैब का जिक्र हो रहा था, लोग जी नैब में चले जाते हैं, अब ओवरसीज़ कैसे जाएगा नैब में। दूसरी चीज़ है, जिस बंदे की महीने की तनख्वाह है 1-1.5 लाख रुपए की, वो जॉब कर रहा है, वो मुझे ये बताएं कि हर हफ्ते या हर महीने 1 दिन 2 दिन के लिए उठ के नैब के दफ्तर कैसे जाएगा, वहाँ पे जाके वो कैसे ड्यूटी देगा। तो बेसिकली ये है कि नैब तक केस पहुँचाना काम नहीं है, काम ये है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि मैं जो बेच रहा हूँ कल को मैं इसकी ऑनरशिप जो है वो लूँगा, कल को खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आएगा मैं ज़िम्मेदारी लूँगा, ये डेवलपर से डिलीवर कराना मेरा काम है। अभी आपकी नज़र में आपका कोई ट्रस्टवर्दी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मुतमईन है कि अच्छा इस जगह से मैं यहाँ पे जो है आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे डेवलपर्स एक जैसे नहीं हैं, बड़े अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स हैं। अच्छा, अगर बात की जाए दुबई के डीलर्स की, तो बहुत सी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है जो कि अब दुबई स्विच हो रही है, वहाँ पे जा रही है कि वहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है, रियल एस्टेट बूम पे जा रही है। यही वो लोग हैं जो वहाँ जाके शायद बहुत अच्छा काम करते हैं और सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ रह के हम इनको कैसे एजुकेट कर सकते हैं? देखें, यही तो बेसिकली इस सारे इंटरव्यू का मकसद ही ये है कि अगर हम वहाँ पे बैठ के वहाँ जाके अगर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम बना हुआ मिलता है और आपने सिस्टम के मुताबिक चलना है। आप सिस्टम से बाहर, मुझे भी शुरू में जाके 2-3 महीने यही रगो है कि अच्छा उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन वो देने के बाद जब मुझे पता चला कि इसका फ़ायदा क्या है, तो मैंने तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया कि हाँ यार वेरी गुड। आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? क्योंकि लोगों को ये भी तो हम अवेयर करें ना कि अच्छा यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा रीरा का हमने टेस्ट देना और बस फिर हम वहाँ के ना किंग बन के बैठेंगे। तो आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? एक्चुअली मैं ना 2-3 अपने बिज़नेस मॉडल लेके गया था दुबई में, तो मुझे जाहिर है वो उन्हीं पे वर्किंग करनी थी। उसमें ये एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज भी थी, तो वो कंपनी खोलना इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन उस कंपनी को वहाँ पे उसके ऑपरेशंस को रन करना बड़ा मुश्किल है। दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये कि अगर आप उस सिस्टम में सेट बैठ जाएं और आपका काम चल जाए तो फिर वैसा काम भी कोई नहीं है। आपने बात की थी कि वहाँ के ब्रोकर्स में और यहाँ के ब्रोकर्स में फ़र्क क्या है। वहाँ ब्रोकर बनता है इंसान, जो भी बंदा वहाँ पे ब्रोकर बनता है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके बनता है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो इस वक्त मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपना वीज़ा लेके गए हैं,
उनमें से एक तो कह लें कि उसने को पिछले 1 साल से वो वहाँ पे है और उसने 1 साल में 2-2 महीने के विज़िट वीज़ाज़ को तकरीबन 4 के 5 दफ़ा रिन्यू करवाएं, जस्ट बिकॉज वो कहता है जी मैंने इस मार्केट में काम करना है। अच्छा, वो अपना वीज़ा रिन्यू कराता है, वहीं बैठता है, अपनी कॉस्ट पे रह रहा है, अपनी कॉस्ट पे खा रहा है, अपनी कॉस्ट पे वो ट्रैवलिंग कर रहा है, क्योंकि दुबई में ब्रोकर्स को सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वहाँ पे परसेंटेज दी जाती है, शेयर दिया जाता है और वो बिल्कुल सिक्योर होता है। तो दुबई में काम करने के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में ब्रोकर को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ब्रोकर को बनी बनाई गेम मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि इस तरह के ब्रोकर्स मैंने बड़े बनाए हैं जिन्होंने अपने ही घर में फाइलें बेच के कमीशन लिया। तो वहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है, वहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है। 200 प्लस जो है ना वो नेशनैलिटीज़ दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर चुकी हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मतलब वो लोगों ने उनको कैसे ढूंढा, कैसे उन तक पहुँचे, कैसे उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचाई, समझ रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी उसी तरह से है। यहाँ पे मेहनत उस तरह से नहीं है, रिटर्न बहुत अच्छा है। मतलब कभी कभार तो ऐसे लगता है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वही ना कहीं ये अपनी सारी प्रैक्टिसेस छोड़ के जो है ना वो रियल एस्टेट में ना आ जाएंगे। यार मतलब ਅਸੀਂ कितने लगे हुए हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना हम कमा रहे हैं, तो यहाँ पे तो बातें ही करोड़ों की होती हैं। तो चलो चलिए रियल एस्टेट ब्रोकर बन लेंगे। अच्छा, क्या दुबई में भी फाइल सिस्टम है? नहीं, दुबई में टोटल कैलकुलेटेड इन्वेंट्री होती है। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसकी पूरी फिजिबिलिटी जो है वो रीरा के पास होती है कि कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने इन्वेंट्री है, और उसके बाद जो है ना वो डेवलपर भी ना उसको ओवर सेलिंग कर नहीं सकता, सिस्टम ऐसा है। और जो वो सेलिंग कर रहा होता है वो उसकी भी डेली बेसिस पे ना इन्वेंट्री लिस्ट शेयर होती है ब्रोकर्स के साथ। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे फ़ोन में जितने डेवलपर्स के साथ मैं रजिस्टर हूँ उनकी डेली इन्वेंट्री आती है कि जी अब ये रह गया, अब ये रह गया, अब ये रह गया। वहाँ पे ऑन शोन का सिस्टम कोई नहीं है कि जी हुन ऑन आ गया रातों रात एस प्रॉपर्टी जो तेल निकल आया तो हुन ऑन पे चली गई है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी फेमस है प्रोजेक्ट है, सोसाइटी है, जिसकी को एडवर्टाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया है, और उस पर सिर्फ फाइल सिस्टम था और उसकी फाइल्स पे ऑन भी 7-7 8-8 लाख गया। आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मैं किस सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो फाइल्स पे भी ऑन जाता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं होती। अच्छा, वैसे कोई नाराज़ ही ना हो जाए मेरा को ब्रोकर भाई, पटाखा अगला उसी का ही बोलना है। हाँ जी भाई, 8-8 लाख रुपए की फ़ाइल, 9-9 लाख रुपए की फ़ाइल, 60-60 लाख रुपए का प्रॉफिट, केड़ा कारोबार है? मुझे भी तो बताएं, इतने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ये किस बिज़नेस में होते हैं? ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, ये टोटली एक आर्टिफिशियल गेम होती है जिसको रातों रात प्लान किया जाता है, बनाया जाता है, अगले दिन उठाया जाता है, फिर उससे अगले दिन गिराया जाता है। तो बस यही चल रहा है। असल में जो एक सोसाइटी बनाना, उसको डेवलप करना, उसको आबाद करना, वो अभी है ही नहीं, हमारे गोल्स में है ही नहीं है वो। अच्छा, आप हमारे यंगस्टर्स को जो इसके टीवी टुडे के व्यूवर्स हैं और वो यंगस्टर्स जो रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करेंगे और उन्हें क्या गाइड करेंगे कि कैसा बिज़नेस है ये? देखें, बिज़नेस तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाए तो ही अच्छा है। मैंने आपको बताया कि मैं 2002 से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने उनमें काम किया है। मैंने एक पूरा बिज़नेस का एक स्ट्रक्चर सीखा है, समझा है कि कैसे एक बिज़नेस में जो डिपार्टमेंटल बाइफरकेशन होती है, किस तरह से कौन बंदा अपना काम करता है, ठीक है। और यही वजह है आज मैं बैठा हुआ हूँ और आपको ये सारा अपना एक बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो यंगस्टर्स के लिए जो मैसेज है वो ये है कि भाई पहले अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे ना टेस्ट कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट में बेसिकली होता ये है कि 6 महीने साल किसी के पास आप जॉब करते हैं और उसके बाद आप अपनी दुकान पे जाने की कोशिश करते हैं कि जी उन मेरा अपना ही दफ्तर हो गया। तो मैं ये उनको मैसेज दूंगा कि पहले किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, बिज़नेस को समझें, बिज़नेस एथिक्स को समझें, उसके बाद फिर
रियल एस्टेट में आए, क्योंकि रियल एस्टेट भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखा बिज़नेस है और यहाँ पे जो पैटर्न है वो अलग होता है। ये भी बिज़नेस की तरह बिज़नेस चलता है। यहाँ पे भी अकाउंट्स भी होता है, यहाँ पे मार्केटिंग भी होती है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, प्लानिंग है, सब कुछ है, हर तरह का डिपार्टमेंट है यहाँ पे। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले के इसमें उतरें, उससे क्या होगा कि आपकी सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी। अभी चूँकि एक्सपीरियंस लोगों की एंट्री बहुत कम रही है इस फील्ड में, और यही वजह है कि हमें ना वो सर्विसेज नहीं मिल रही, क्लाइंट को वो सर्विसेज नहीं मिल रही। हर बंदा जो है वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है, अपने लालच में हम क्लाइंट का भी नुकसान कर रहे हैं, डेवलपर का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी रिप्यूट भी ख़राब कर रहे हैं, और एट द एंड प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। हमने क्रिटिकल इसका जायज़ा भी लिया पाकिस्तानी मार्केट का और इंटरनेशनल मार्केट का। तो बात यह है कि अगर हम रोड्स बना सकते हैं, अगर हम ब्रिज बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अगर फैशन ट्रेंड को हम फॉलो कर सकते हैं कि इंटरनेशनली ट्रेंड ये चल रहा है, इंटरनेशनली कलर ये सीज़न का है, तो हम सिस्टम को क्यों नहीं बनाते और उसको फॉलो क्यों नहीं करते। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।